हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंस बूस्टर सीरीज। जैसा कि आपको पता है, हम मेंस के लिए कुछ खास टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी इस साल के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आप मेंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं या इन जनरल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में सवाल आ सकते हैं। In the previous lecture of geography, we started with world salient features of world physical geography, जो पहला टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में हमने कुछ बेसिक कोर टॉपिक्स देखे थे जियोमॉर्फोलॉजी के, जिस पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था और क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपकी थोड़ी सी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। कुछ क्रिटिकल सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अगर हमको क्लाइमेटोलॉजी आगे पढ़नी है तो इफ़ यू हैव मिस्ड दैट लेक्चर, प्लीज़ डू वॉच दैट लेक्चर। आज के लेक्चर को हम क्लाइमेटोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ओशनोग्राफी के भी कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। ठीक है साहब, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी दैट वी विल डिस्कस टुडे इज टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है टेम्परेचर इन्वर्जन, और कई बार इस पे जो है सवाल पूछा जा चुका है। टेम्परेचर इन्वर्जन की अगर हम बात करें, इन्वर्जन इन्वर्जन का क्या मतलब होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा होना। किसी ट्रेंड को, किसी पैटर्न को अगर आप उल्टा कर दें तो हम उसको कहेंगे इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब कि टेम्परेचर का कुछ ट्रेंड होगा और अगर टेम्परेचर के उस ट्रेंड को हम इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है हमको इस बात का ख्याल रखना कि टेम्परेचर इन्वर्जन इज एन एनोमली ऑफ ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इट इज एन एनोमली ऑफ ट्रोपोस्फियर। ये बात लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज कुछ देसी किताबों ने एक टर्म यूज किया है स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन, के स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है इन्वर्ट हो गया। भाई वो नेचुरल ट्रेंड है टेम्परेचर का, इसीलिए उसको स्ट्रेटोस्फेयर हम कहते हैं। इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर में हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस करी थी और मैंने आपको बताया था कि जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो किसी ना किसी बेसिस पे होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज का पैटर्न क्या है, उसके बेसिस पे हमने 4 लेयर्स देखी थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, राइट। तो इन केस ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो नेचुरल ट्रेंड था वो क्या था? इन केस ऑफ ट्रोपोस्फेयर वी सॉ दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा था। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऑन वन साइड इफ आई एम टेकिंग अल्टीट्यूड एंड ऑन द अदर साइड इफ आई एम टेकिंग टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पे मैंने अल्टीट्यूड लिया। तो अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर is decreasing like this. With increase in height, the temperature is decreasing in troposphere. और अगर हम एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर देखें तो हमने इसको नाम दिया था नॉर्मल लैप्स रेट, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर को, विच वाज 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज होने के बजाय विद इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज हो ट्रोपोस्फेयर में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब ट्रोपोस्फेयर में विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होगा, फिर कुछ हाइट के बाद फिर वो डिक्रीज होने लगेगा। तो जितनी हाइट तक ये एनोमली हमको देखने को मिली, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम, यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, यू मस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ। तो जितनी हाइट तक टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन हाइट, इस रीजन को हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है साहब, देसी भाषा में बात करें तो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन हाइट, इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस के पास में अभी ठंडी हवा है और जैसे जैसे हम हाइट बढ़ रही है, अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो हवा का टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगी। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी मतलब कि भाई अगर नीचे ठंडी हवा है तो वो नीचे ही रहेगी, वो तो उठना चाहेगी नहीं, राइट। तो अपनी जगह पे एयर जो है वो स्टैग्नेट कर जाती है। तो दिस इज द एनोमली ऑफ
ट्रोपोस्फेयर, इसीलिए हम इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर बुक में तो लिखा है स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। भाई वो नेचुरल कंडीशन है स्ट्रेटोस्फेयर की। इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग स्ट्रेटोस्फेयर अ सेपरेट लेयर। अगर वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता तो फिर मैं उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहता ही नहीं, फिर तो वो ट्रोपोस्फेयर का ही एक्सटेंशन हो जाता ना। तो नेचुरल कंडीशन जहां पे चल रही है आप उसको इन्वर्जन थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कम हो रहा होता विद इंक्रीज इन हाइट, तब हम उसको स्ट्रेटोस्फेरिक इन्वर्जन कह सकते थे। तो कुछ देसी ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आधी चीज इंटरनेशनल ऑथर से, आधा कॉन्सेप्ट वहां से ले लिया, फिर उसमें अपना दिमाग लगाया कि अच्छा टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन हाइट, ये तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी हो रहा है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी इन्वर्जन हो रहा है, ऐसे तो फिर थर्मोस्फेयर में भी इन्वर्जन हो रहा है, उसको क्यों नहीं थर्मोस्फेरिक इन्वर्जन बोलते हैं? इन थर्मोस्फेयर आल्सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी रखनी है कि अगर किसी टर्म को यूज किया गया है कुछ बताने के लिए तो वो क्यों किया गया है। अब मुद्दा यह है कि ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो बेस्ड ऑन द रीजंस व्हाई दिस phenomenon is taking place, we have classified temperature inversion into different types. Okay, so if we talk about the types of temperature inversion, तो देर आर सेवरल टाइप्स। कुछ बुक्स में आपको ज्यादा टाइप्स मिलेंगे, उन्होंने और माइक्रो उसका एनालिसिस कर दिया है, कुछ बुक्स में थोड़ा कम कैटेगराइजेशन मिलेगा। मैं 4 टाइप का बेसिक इन्वर्जन आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो सबसे कॉमन इन्वर्जन हमको देखने को मिलता है इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स में खासतौर पे, वो होता है साहब रेडिएटिव इन्वर्जन। रेडिएटिव इन्वर्जन। इन केस ऑफ रेडिएटिव इन्वर्जन कुछ प्राइमरी कंडीशन होती हैं। प्राइमरी कंडीशन क्या है रेडिएटिव इन्वर्जन की? कि यू नीड टू हैव अ क्लाउडलेस स्काई एंड लॉन्ग विंटर नाइट्स। क्लाउडलेस स्काई एंड लॉन्ग विंटर नाइट्स। तो इस वजह से क्या होता है कि लेट्स से दिस इज द सरफेस, अब रात में अर्थ सरफेस विल रिलीज इट्स एनर्जी, अर्थ सरफेस विल रिलीज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो मेरा सरफेस बहुत ठंडा हो जाएगा। तो साहब जब अर्थ ने लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज करी, अगर इस कंडीशन में क्लाउड की प्रेजेंस होती, अगर क्लाउड होता तो ये क्लाउड क्या करता? इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर देता। दिस क्लाउड वुड हैव रिफ्लेक्टेड द लॉन्ग वेव रेडिएशंस बैक टू द सरफेस, और ये हीट यहीं ट्रैप हो जाती, तो मेरा सरफेस ठंडा नहीं होता। इसीलिए आपने सुना होगा कि क्लाउडी नाइट्स हैव गॉट हायर टेम्परेचर। रात में अगर क्लाउडी नाइट है आपकी तो रात का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। दिन में अगर क्लाउड्स हैं तो दिन का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कम होगा। तो रात में टेम्परेचर कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि साहब क्लाउड्स हैं। यहीं पे अगर ये क्लाउड्स नहीं होते, इफ नाइट इज क्लाउडलेस, तो साहब आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो बाहर चली जाएगी। अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन स्केप कर जाएगी एटमॉस्फेयर से, तो हम देखेंगे कि द सरफेस विल बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड बिकॉज द सरफेस हैज बिकम कोल्ड, द एयर विच इज क्लोज टू द सरफेस, हवा जो सरफेस के पास में है, इट विल लूज इट्स हीट टू द सरफेस। सरफेस के पास में अगर एयर है तो वो अपनी हीट सरफेस से लूज कर देगी, तो अब ये हवा भी बहुत ठंडी हो जाएगी। इसलिए नाउ इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इफ यू विल मूव अप फ्रॉम द सरफेस, अब यहां पे अगर आप सरफेस से ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि नीचे ज्यादा ठंडी हवा है कंपेयर टू द एयर विच इज इन हायर अल्टीट्यूड। तो दिस विल बी अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। नीचे ठंडी हवा हो गई, ऊपर गर्म हवा हो गई, नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। तो आई होप दैट द आइडिया इज क्लियर। सबसे कॉमन टाइप का इन्वर्जन है रेडिएटिव इन्वर्जन, जो हमको नॉर्दर्न प्लेन्स पे देखने को मिलता है विंटर सीजन में। ठीक है, इसके इंपैक्ट्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वर्जन दैट वी सी जनरली टेम्परेट रीजन्स में ये देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं साहब फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन। तो फ्रंटल इन्वर्जन इज सीन इन केस ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के बारे में आपने पढ़ा होगा।
टेम्परेट साइक्लोन कैसे आता है साहब, कि अगर कहीं पे फ्रंट बन गया तो एक तरफ है हमारा कोल्ड एयर मास और दूसरी तरफ है हमारा वार्म एयर मास। आई एम अज्यूमिंग कि टेम्परेट साइक्लोन के बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका बेसिक्स आई होप कि उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, थोड़े से क्लियर होंगे। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हमारी INS सीरीज चल रही थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट NCERT सीरीज यूट्यूब पे फॉर फ्री, उसमें भी जियोमॉर्फोलॉजी मैंने कंप्लीट कर लिया है। कुछ टाइम के बाद आई विल स्टार्ट क्लाइमेटोलॉजी ऑल्सो, तो यू कैन फॉलो दैट सीरीज। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे क्लास में पढ़ें तो बहुत बेसिक से जो है इन कॉन्सेप्ट्स को जो है हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन कोर्स एज वेल अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है। कई बार बच्चे जब किसी इंस्टीट्यूट में फीस दे देते हैं तो उनको लगता है कि उनका फाउंडेशन कोर्स हो गया, भले ही उनको क्लास में बैठ के कुछ ना समझ में आया हो, ठीक है। लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट्स अब ऐसे हो गए यार मार्केट में, उसमें क्या कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा फ्रॉड हो जाता है बच्चों के साथ, कि आप गए, आपने फीस दिया, वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई आपको पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर टीचर आया, उसने जो है दर्शन दिया और उसके बाद वो कभी दिख नहीं रहा है, ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा। सो यू कैन कम टू आवर क्लासरूम प्रोग्राम, फील फ्री टू कम, ठीक है, अटेंड सम क्लासेस एंड सी व्हाट डिफरेंस कैन वी मेक इन योर प्रिपरेशन, ओके। फ्रंटल इन्वर्जन में होता है, टेम्परेट साइक्लोन का केस होता है, तो कोल्ड एयर मास क्या करता है, कोल्ड एयर मास ट्राइज टू पेनिट्रेट अंडर द वार्म एयर मास। एक तरफ वार्म एयर मास था, एक तरफ कोल्ड एयर मास, तो कोल्ड एयर मास हैवी है यार, जाहिर सी बात है। तो देयर इज अ ह्यूज डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द वार्म एयर एंड कोल्ड एयर। तो व्हेन दिस कोल्ड एयर ट्राइज टू मूव इन द रीजन ऑफ वार्म एयर, तो क्या होता है, ये वार्म एयर को ऊपर की तरफ पुश कर देती है, ठीक। तो अगर कोल्ड एयर मास आगे की तरफ बढ़ गया और अब आप कोल्ड एयर मास के कंडीशन में खड़े हैं, यहां पे आप खड़े हैं, नाउ इफ यू विल मूव अप फ्रॉम द कोल्ड फ्रंट, दिस इज द कोल्ड फ्रंट, तो जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे ही आप कोल्ड एयर वाले रीजन से वार्म एयर में एंटर करेंगे, सडनली यू विल फील दैट देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर। तो विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अगेन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद नीचे ठंडी हवा आ जाएगी, ऊपर गर्म हवा आ जाएगी। तो नीचे से ऊपर जब आप जाएंगे ठंडी हवा से गर्म हवा में, तो यू विल हैव अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। इसको हम कहते हैं फ्रंटल इन्वर्जन। अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए मतलब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में इसको देखा जाता है। फिर आता है साहब आपका वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन माउंटेनस रीजन्स में देखा जाता है। तो माउंटेन विंड और वैली विंड तो आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। रात में जब माउंटेन्स ठंडे होते हैं, तो जैसे हमने सरफेस इन्वर्जन, रेडिएटिव इन्वर्जन देखा था, वैसे ही माउंटेन पे हम देखते हैं कि एट नाइट द माउंटेन्स रिलीज देयर हीट। लॉन्ग वेव रेडिएशन से माउंटेन्स जो है हीट अपनी रिलीज कर देते हैं एंड माउंटेन्स बिकम वेरी कोल्ड। सो द एयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द माउंटेन, माउंटेन के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो हवा भी बहुत ठंडी हो जाती है, जाहिर सी बात है, द एयर विल लूज इट्स हीट टू द माउंटेन। एंड दिस एयर एट नाइट, ये नाइट में चल रहा है भाई साहब, ठीक है, नाइट का प्रोसेस है। दिस एयर एट नाइट क्योंकि अब ये हैवी हो गई, तो इट टेंड्स टू मूव डाउन द स्लोप, माउंटेन की स्लोप से नीचे की तरफ आती है और ये ठंडी हवा वैली में भर जाती है, ठीक है। इस विंड को हम कहते हैं माउंटेन विंड, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द माउंटेन। अब माउंटेन विंड जब वैली में भर गई और अगर अब आप वैली में खड़े हैं, तो नीचे की तरफ कोल्ड एयर है, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे कंपैरेटिवली वार्म एयर होती जाएगी। तो इनसाइड द वैली एट नाइट ऑल्सो देयर इज अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैली इन्वर्जन। फिर इसी के साथ एक परमानेंट कंडीशन ऑफ इन्वर्जन भी हो सकती है, नॉर्मली जिसको हम सरफेस इन्वर्जन कहते हैं। सरफेस इन्वर्जन इज सीन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स वेयर द सरफेस इज स्नो कवर्ड। अगर कोई सरफेस है और वो ऑलरेडी स्नो कवर्ड है, उसके ऊपर स्नो है, तो भाई अगर सरफेस के ऊपर है ही स्नो तो वो तो ठंडा ही रहेगा ना,
एयर का टेम्परेचर तो उतना कम हो नहीं सकता। तो द एयर विच विल बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सरफेस, दिस इज अ स्नो कवर्ड सरफेस, स्नो कवर्ड सरफेस। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डे और नाइट, ये जो हवा है ये सरफेस के पास में ठंडी ही रहेगी। तो एज यू विल मूव अप इन दिस एयर, so for some height the temperature will increase with increase in height. तो this is also condition of temperature inversion. तो चार तरीके के टेम्परेचर इन्वर्जन आपने पढ़ लिए। सबसे कॉमन जो हमको इंडिया में देखने को मिलता है वो है रेडिएटिव इन्वर्जन। रेडिएटिव इन्वर्जन इज देयर, वैली इन्वर्जन इज सीन इन इंडिया इन द माउंटेनस रीजन्स, हिमालयाज में वहां पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिलता है। देन देयर इज फ्रंटल इन्वर्जन, जो टेम्परेट रीजन में हमको देखने को मिलेगा, जहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स चलते हैं, जहां पे फ्रंट्स बनते हैं। और सरफेस इन्वर्जन उन रीजन्स में हमको देखने को मिलता है विच आर स्नो कवर्ड, जहां परमाफ्रॉस्ट रीजन भी हो सकता है, जैसे एंटार्क्टिका, आर्कटिक में ग्रीनलैंड के अराउंड रीजन, साइबेरिया के अराउंड रीजन, वहां पे हमको सरफेस इन्वर्जन देखने को मिलता है, जहां पे परमानेंट कंडीशन ऑफ सरफेस इन्वर्जन रहती है। अब मुद्दा यह है कि साहब ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, और यूपीएससी से सवाल पूछेगा क्यों। तो यूपीएससी पूछ सकता है व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। हमारे लिए भाइयों इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल वहां से बन सकते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं अभी बताता हूं आपको, और यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, 2 बार यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इनडायरेक्टली। सो इफ वी टॉक अबाउट द impacts of temperature inversion, तो भाई पहला इम्पैक्ट तो ही हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एयर। स्टेबिलिटी ऑफ एयर, स्टेबिलिटी ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि एयर पार्सल विल नॉट हैव अ टेंडेंसी टू राइज अप। एयर पार्सल जहां पे है वहीं रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तो भाई अगर ये सरफेस है एंड इफ दिस इज द एयर पार्सल, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्योंकि ये ठंडा है और इसके ऊपर की एयर रिलेटिवली गर्म है, तो दिस विल नॉट राइज, दिस विल स्टे क्लोज टू द सरफेस। अब आपको पता है कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एयर पार्सल टू राइज अप इफ वी वांट टू हैव क्लाउड्स और रेनफॉल। अगर क्लाउड फॉर्मेशन होनी है या रेनफॉल होनी है तो उसके लिए जरूरी है कि एयर पार्सल ऊपर की तरफ जाए, अब ड्राफ्ट की कंडीशन हो। ठीक है, पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो वी डिस्कस्ड अबाउट द विंड्स, द फोर्सेस व्हिच आर बिहाइंड द विंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट। तो अपड्राफ्ट की कंडीशन होना जरूरी है इफ वी वांट टू हैव क्लाउड्स एंड रेनफॉल। ठीक है साहब, तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ एयर है तो एयर पार्सल विल नॉट मूव अप। विल देयर बी क्लाउड फॉर्मेशन? नो, देयर वोंट बी क्लाउड फॉर्मेशन, देयर वोंट बी रेनफॉल। तो अगर रेनफॉल और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है तो इट विल कॉज अ कंडीशन ऑफ एरिडिटी। सर्दियों में आपने देखा है, बहुत सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से स्किन फटने लगती है, होठ फटने लगते हैं, कोल्ड क्रीम हम लगाते हैं अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए। उसका रीजन ही यह है कि टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन होती है, एयर में एरिडिटी हो जाती है। ठीक है भाइयों, फिर तीसरी प्रॉब्लम यह है साहब कि यहां पे देयर इज इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हेज आ जाता है, यू कैन हैव अ हेजी कंडीशन। अब होता यूं है साहब कि लेट्स से ये सरफेस है आपका और यहाँ पे कोई आपकी फैक्ट्री है, चिमनी विमनी आपने जो है लगा रखी है। तो अगर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन है तो हवा की टेंडेंसी होगी कि वो नीचे की तरफ सेटल हो। तो इवन दो चिमनी से गर्म हवा निकलती है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन की वजह से, एयर की स्टेबिलिटी की वजह से, दिस स्मोक डज नॉट राइज अप, इट गेट्स ट्रैप्ड नियर द सरफेस। और कई बार ये स्मोक विंटर्स में ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है एंड इट गेट्स एक्यूमुलेटेड क्लोज टू द सरफेस। जो भी वेहिकुलर एग्जॉस्ट होता है, कार्स का, ट्रेन का, बसेस का, वो सारा के सारा वेहिकुलर एग्जॉस्ट जो है वो सरफेस के पास में ही एक्यूमुलेट हो जाता है। इसीलिए विंटर सीजन में अगर हम बात करें ऐसे कॉन्टिनेंटल सिटीज की जो बहुत इनलैंड हैं, वहां पे पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, जैसे दिल्ली।
दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली हो गया, बीजिंग हो गया, वहां पे आपने देखा होगा कि विंटर्स में जब पॉल्यूशन लेवल इंक्रीजेस, दिल्ली में तो आप सांस नहीं ले सकते, आंखों से पानी आने लगता है, इतनी हेजी कंडीशन होती है कि आपका जो ट्रांसपेरेंसी है एयर की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ब्राउन कलर की एयर दिखने लगती है। दिल्ली के ऊपर अगर आप एक बहुत बड़े टॉल ऐसे स्काई स्क्रैपर पे इफ यू आर स्टैंडिंग, यू विल सी दैट द एंटायर दिल्ली इज कवर्ड विद दिस ब्राउन कलर हेज, जैसे किसी ने एक लेयर क्रिएट कर दी है ब्राउन कलर की पॉल्यूशन की। तो दिल्ली में विंटर्स में इसलिए पॉल्यूशन बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन होती है। अच्छा, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी कि दिल्ली में विंटर में पॉल्यूशन क्यों बढ़ जाता है कुछ सिटीज में। अब बच्चे सब लोग बहुत कुछ लिख के आए कि भाई क्रॉप्स जो पराली है वो जलती है, स्टबल बर्न होती है हरियाणा और पंजाब में, पॉल्यूशन वेहिकुलर एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन द मेन जियोग्राफिकल रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉल्यूशन इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर सीजन इज टेम्परेचर इन्वर्जन। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होता तो हवा चलती, विंड मूवमेंट होता, अपड्राफ्ट होते, उसको डिफ्यूज कर दिया जाता पॉल्यूशन को। लेकिन क्योंकि विंटर सीजन में देयर इज कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, एयर इज स्टैग्नेंट क्लोज टू द सरफेस, दैट्स व्हाई द पॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है साहब। फिर रात में जब टेम्परेचर कम होता है तो देयर इज अ कंडीशन ऑफ ड्यू, फॉग एंड फ्रॉस्ट। ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। ड्यू क्या होता है साहब? अगर किसी सरफेस के ऊपर, ठंडे सरफेस के ऊपर पानी कंडेंस हो जाए तो उसको हम कहते हैं ड्यू। विंटर सीजन में आपने रात में देखा होगा कि साहब आप जा रहे हैं कहीं चलते हुए, सड़क के साइड में कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल है, मेटल की कोई चीज़ है, कोई बेंच बाहर सड़क पे रखी हुई है, आपके पार्क में रखी हुई है, शाम में उसके ऊपर ड्यू फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर स्टार्ट्स कंडेंसिंग ओवर दैट सरफेस। ठीक है, क्रिकेट मैचेस में आपने देखा होगा कि कई बार ड्यू कंडीशन हो जाती है, ग्रास के ऊपर ड्यू आ जाती है। फॉग क्या होता है? फॉग टेक्निकली इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड नियर द सरफेस। अगर सरफेस के पास में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर उनके ऊपर पानी कंडेंस हो गया तो वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स, दे स्टार्ट फ्लोटिंग इन एयर और वो कलेक्टिवली कहलाती हैं फॉग। तो फॉग गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, फॉग इज टेक्निकली लिक्विड, liquid droplets floating near the surface. These are liquid droplets floating near surface. इसको हम कहते हैं साहब फॉग। तो फॉग आप देखेंगे कभी ऐसे दिन में 11 बजे 12 बजे फॉग नहीं रहता है, फॉग रहता है रात में। जब शाम हो जाती है, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, रेडिएटिव इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, तब हमारा सरफेस इतना ठंडा हो जाता है कि सरफेस के नजदीक ये फॉग क्रिएट हो जाए, राइट। और अर्ली मॉर्निंग तक रहता है, सुबह 8 बजे 9 बजे तक रहता है। उसके बाद आफ्टर सनराइज एज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये फॉग भी जो है इवेपोरेट करके उड़ जाता है, फिर क्लैरिटी आ जाती है। अब फॉग से और फ्रॉस्ट, अच्छा फ्रॉस्ट क्या होती है? सरफेस पे अगर ड्यू फॉर्मेशन हुई और रात में टेम्परेचर इफ इट इज गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर 0 डिग्री से नीचे चला गया टेम्परेचर, तो साफ सरफेस पे देयर इज अ थिन लेयर ऑफ आइस। सरफेस के ऊपर एक आइस की एक पतली सी लेयर क्रिएट हो जाती है, उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, किसी भी सरफेस पे फ्रॉस्टिंग हो सकती है। ओके, अब अगर ये कंडीशन हो गई, फॉग बन गया, फ्रॉस्ट बन गया, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि साहब इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है फॉग का, खास तौर पे ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, आपके ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो डिले इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आपका देयर इज कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट, कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन्स, देयर इज लॉन्ग डिले इन ट्रेन्स, कार्स यू हैव टू टेक वेरी स्लोली ओवर द हाईवेज बिकॉज आपको कुछ दिख नहीं रहा है, वहाँ पे फॉग है तो आप उसमें इतनी तेज़ गाड़ी चला नहीं सकते, तो हर चीज़ डिले हो जाएगी। वो मेरे ख्याल में आप खुद लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ डिले इन ट्रांसपोर्टेशन में लिख रहा हूँ। उसके बाद ये हैजार्डस हो जाता है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, क्योंकि एयर में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं है, अगर आप तेज चलाने की कोशिश करेंगे तो सरफेस पे है फ्रॉस्ट, कार स्किड कर जाती है और एक्सीडेंट होता है। हर साल आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में
जैसे आप दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की तरफ आते हैं, उसके आगे यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पे अच्छा प्रॉब्लम ये हुई कि यमुना एक्सप्रेसवे के ही साइड में जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है F1 सर्किट, वो बना दिया था सरकार ने। अब जो भी इंसान उस सड़क पे निकलता है, उसके अंदर का माइकल शूमाकर, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, वो सब जाग जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि भाई F1 अब हम गाड़ी चलानी है। तो अभी तक फॉग में जो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे 50-60 पे, अब उनके अंदर दिल्ली का जो ब्लड है ना, वो एकदम से कूदने लगता है। ठीक है, अब वो हो जाता है कि भाई कड़ा आ जाता है स्टीयरिंग पे, अब गड्डी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है, और वो अब निकलते हैं फॉग में। फॉग में बीच में आ जाता है कभी कभी कुत्ता। ठीक है, आपको दिखा नहीं। अब जब देखा आपने, क्योंकि क्लैरिटी तो थी नहीं, फॉग था, कुछ दिख नहीं रहा था, इतना नजदीक आ गया, अब आपने ब्रेक लगाने की कोशिश करी तो सरफेस पे था फ्रॉस्ट। अब साहब आपकी गाड़ी रुकी नहीं, आपका एक्सीडेंट हुआ, अचानक से आपने कार रोकी, आप ही का भाई दूसरा पीछे आ रहा है बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए, उसके अंदर का अपना लुइस हैमिल्टन जगा हुआ है। जब वो आ गया है, उसने आपकी कार नहीं देखी, तो क्या होता है कि कलेक्टिवली ये सारी कार्स जो हैं, एक के पीछे एक एक्सीडेंट होता जाता है। और हर साल आप देखिए 2 किलोमीटर का एक्सीडेंट, 3 किलोमीटर का एक्सीडेंट, देयर हैव बीन एक्सीडेंट्स वेयर मोर देन 100 कार्स वर इन्वॉल्व्ड इन वन एक्सीडेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे बिकॉज ऑफ फॉग एंड फ्रॉस्ट। ठीक है साहब, तो बहुत बड़े हादसे, बहुत बड़े एक्सीडेंट्स जो हैं हो जाते हैं। और ये तो अब आप नोटिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट विंटर्स जब आएंगी तो आप इंतजार करिएगा, एक ना एक वीडियो आपके व्हाट्सएप चैनल पर जरूर आएगा कि देखो कितना बड़ा सा जो है एक्सीडेंट हो गया। लोग खुद ही गाड़ी से उतर के वीडियो बनाने लगते हैं, हाँ जी भाई साहब देख रहे हो भाई साहब इतनी सारी गाड़ियां आ गई भाई साहब। ठीक है, वो ट्रेंड बन गया है उसमें। ठीक, तो यू मस्ट नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट। फॉग और ड्यू वाला जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रॉस्टिंग से एक और प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो फ्रॉस्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाती और फ्रॉस्ट में उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे शुगर केन। शुगर केन प्रोडक्शन वाज हाईएस्ट इन यूपी, अब हाईएस्ट प्रोडक्शन महाराष्ट्र का हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ में धीरे धीरे शुगर केन ग्रोइंग रीजन्स जो हैं जा रहे हैं। यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाई शुगर केन ग्रोइंग रीजन्स हैव बीन शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन होता है, उसका सुक्रोज कंटेंट, उसका शुगर कंटेंट कम होता है, और उसका रीजन है फ्रॉस्टिंग, उसका रीजन है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में अगर फ्रॉस्ट की कंडीशन हो जाती है तो शुगर केन का शुगर कंटेंट कम हो जाता है। द सेम प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन महाराष्ट्र और एनी अदर प्लेस इन सदर्न इंडिया। कर्नाटका में यू हैव गॉट वेरी गुड शुगर केन, महाराष्ट्र में यू हैव गॉट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ केन। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर अगर ज्योग्राफिकल रीजन ये है तो पहले ही महाराष्ट्र और कर्नाटका में शुगर केन होना चाहिए था, यूपी में शुगर केन क्यों था? उसका रीजन ये है कि शुगर केन इज अ कैश क्रॉप एंड इट इज अ हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल इन यूपी, और उसकी वजह से क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, इसीलिए यूपी के किसान जो हैं दे वर ग्रोइंग शुगर केन। महाराष्ट्र में पानी की अवेलेबिलिटी उतनी थी नहीं हर रीजन में, कर्नाटका में उतनी थी नहीं। तो अब जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं या अब जो कैनाल्स लेके जाए जा रहे हैं, तो वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से नाउ फार्मर्स कैन ग्रो शुगर केन इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अर्लियर दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो मेन रीजन उसका यही है कि भाई क्वालिटी ऑफ शुगर केन इज बेटर इन सदर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि सदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है भाइयों, ये बात समझ में आ गई। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई? कंबाइन थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। पॉल्यूशन तो आ ही रहा था, तो स्मोक वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द चिमनी, और यहीं पे साहब आपका फॉग आ गया। फॉग का कलर क्या होता है? प्योर फॉग इज वाइट इन कलर। जो प्योर फॉग होता है वो वाइट होता है, वो अगर आप इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिफ्थ पॉइंट, फॉग प्लस स्मोक, अगर ये स्मोक फॉग के अंदर आ गया तो मिक्स हो जाता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं स्मोक को। उसमें आपका ऐश भी होता है, सूट भी होता है, गैसेस भी होती हैं। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अब सरफेस के पास जो ये कॉकटेल बनाना है, दिस इज कॉल्ड स्मॉग। अब ये स्मॉग बहुत खतरनाक चीज है।
जो गैसेस आप इन जनरल अवॉइड कर देते, इधर उधर डिफ्यूज हो जाती, फॉग ने उन सारी गैसेस को पकड़ के रख लिया। नाउ दे आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ योर नोज, नाउ यू कैन नॉट अवॉइड दैट, यू कैन नॉट अवॉइड दोज गैसेस। और स्मोक की वजह से देर आर मल्टीपल लंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, ट्रैकिया में प्रॉब्लम होती है, लंग में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे बच्चों को। तो आपने सुना भी होगा कि इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, इनहेलिंग दिल्लीज एयर इज लाइक स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे। अगर आप स्मोक नहीं भी करते हैं तो भी आप 20 सिगरेट पी रहे हैं, अगर दिल्ली की हवा में आप सांस ले रहे हैं तो इतना ज़्यादा लंग को उस एयर को फिल्टर करना पड़ता है, इतना ज़्यादा उस लंग को उस हवा से लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब स्मॉग बड़ा पॉल्यूटेंट है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन स्मॉग से बड़ी भी प्रॉब्लम एक होती है, और वो होता है साहब आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है साहब। क्या प्रॉब्लम है कि स्मॉग कई बार इट रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि यू हैव गॉट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यू हैव गॉट वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आएंगे? आपके इंजन से आएंगे। जो पार्शियल बर्निंग होती है फ्यूल की, तो इंजन्स जो हैं, पेट्रोल पंप्स, वो फ्यूल को थोड़ा सा एयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक। तो आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, बेंजीन वेंजीन, वो सब आपके एयर में आ जाती है। दे आर कॉल्ड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दे आर ऑल्सो देयर। देन यू हैव गॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी होती हैं जो फ्यूल के बर्निंग से एयर में आ जाती हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सल्फर ऑक्साइड्स भी होंगी, क्योंकि फ्यूल बर्न करने से सल्फर ऑक्साइड भी आती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि सल्फर ऑक्साइड्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। सल्फर ऑक्साइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसीलिए मैंने लिख के इसको क्रॉस किया है, so that you don't have any confusion in this. Okay, sulfur oxides do not participate in this reaction. This cocktail, in the presence of sunlight, it creates ozone, O3. तो पिछले लेक्चर में जो हमने ओजोन पढ़ी थी, which was present in stratosphere, वो ओजोन हेल्पफुल थी, that was good ozone, it was protecting us from ultraviolet radiation. But this ozone is called surface ozone. इसको हम कहते हैं सरफेस ओजोन, ओजोन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो ये जो सरफेस ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, इट इज हाईली पॉइजनस, इट हैज मोर एफिनिटी विद आवर ब्लड। तो ये ऑक्सीजन के रिएक्शन को रोक देती है और ओजोन आके कंबाइन हो जाती है ब्लड के साथ, और ये इतनी पॉइजनस होती है कि अगर आपने बहुत ज्यादा इनहेल कर दी तो पीपल कैन डाई फ्रॉम इट, ठीक है। लंग्स में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो होगी ही, लोगों की डेथ भी हो सकती है, ठीक है साहब। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। चाइना में भी कुछ दिन पहले बना था, बीजिंग में पर्पल कलर का फोटोकेमिकल स्मॉग बन गया था, काफी प्रॉब्लम हुई थी, लोगों को उल्टियां आ गई थी, तो काफी ड्रास्टिक कंडीशन होती है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाई डू वी हैव मोर पॉल्यूशन ड्यूरिंग विंटर सीजन इन दिल्ली, उसका भी आंसर टेम्परेचर इन्वर्जन है। फॉग और फ्रॉस्ट से प्रॉब्लम क्या होती है, उसका भी आंसर टेम्परेचर इन्वर्जन है। फोटोकेमिकल स्मॉग, वहां पे भी आप टेम्परेचर इन्वर्जन लिखेंगे। तो टेम्परेचर इन्वर्जन एज अ कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसकी जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट। इसके पूछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है साहब। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी के। ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, आपको सबको पता है, ठीक है। एक बार लिख देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो एक ऐसी चीज है यार कि इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ एनीथिंग, यू पुट ग्लोबल वार्मिंग देयर, योर आंसर विल बी करेक्ट। आज की डेट में दुनिया में जो भी कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग उससे कनेक्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो ये 100 मर्जों की एक दवा ग्लोबल वार्मिंग है साहब। आई विल नॉट गेट टू मच इनटू द डिटेल्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्यों है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, कितना है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर? इस टाइम है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर मैं लेटेस्ट डेटा से बताऊं तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज दी
एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, rise in the average temperature of earth is called global warming. हम अक्सर कहते हैं राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एकदम से किसी एक दिन कोई बहुत गर्मी हो गई तो देखो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वो एक जगह का टेम्परेरी कंडीशन नहीं है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, इतनी इतनी बड़ी धरती है भाई, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, तो राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दिस इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। एक सिंपल सी डेफिनेशन। और एवरेज टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? प्री इंडस्ट्रियल एरा में एवरेज टेम्परेचर वाज 14.5, वहां से बढ़ के इन द पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा अभी टेम्परेचर हो गया 15.5। और अगर हम आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, उसकी हम रिपोर्ट देखें अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, तो आईपीसीसी का कहना है कि साहब जो हमने टारगेट्स रखे थे कि हम प्री इंडस्ट्रियल एरा में चले जाएं, उस टेम्परेचर में वापस चले जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब हम वो नहीं कर सकते, तो हमारी बर्बादी तो तय है, डूम हमारा तय है, लेकिन अब उसको हम कितना डिले कर सकते हैं ये देखना है। ठीक है, अब फीडबैक उस तरीके का नहीं आ रहा है, हम पीछे नहीं जा सकते। अब ये हो गया, मतलब देयर इज वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर देयर इज नो टर्निंग बैक। लेकिन इसको हम कितना खींच सकते हैं, ये इस जगह पे रोक सकते हैं, अब ये हमको डिसाइड करना है। ठीक, क्यों है साहब ग्लोबल वार्मिंग? सबको पता है, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा मैं इसमें, मुझे इम्पैक्ट पे ज्यादा जाना है। ग्लोबल वार्मिंग में इट इज देयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। रीजन इसका है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में मेन तो आपकी CO2 हो गई, तो CO2, मीथेन, ठीक है, CFCs, आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? दे ट्रैप इन द लॉन्ग वेव रेडिएशन, और जो अर्थ के टेम्परेचर रिलीज करने का टाइम है उसको डिले कर देती हैं। तो डू वी नीड ग्रीन हाउस गैसेस? यस, वी रिक्वायर ग्रीन हाउस गैसेस। नेचर में जितनी भी चीजें नेचुरली प्रेजेंट हैं, उस हर चीज की हमको जरूरत है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट ग्रीन हाउस गैसेस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, नो, दे शुड नॉट बी रिमूव्ड, दे शुड बी कंट्रोल्ड। जो उनकी नेचुरल लिमिट थी पहले, उसी लिमिट पे उनको होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा होंगी, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा होगी, तो फिर वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज दे मेंटेन एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, दे रिड्यूस द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं होती तो दिन में अर्थ बहुत ज्यादा गर्म होती, जैसे कि मून है, मून का टेम्परेचर दिन में 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है, और रात में अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती, अगेन जैसे कि मून है। तो दिन में टेम्परेचर होता अर्थ का करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, रात में होता -150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा टेम्परेचर रेंज जो है वो एक ही दिन में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 100 डिग्री से 150 डिग्री, -150 डिग्रीज तक जो है वो टेम्परेचर रेंज आ जाए। तो ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया? ग्रीन हाउस गैसेस ने इस टेम्परेचर चेंज को थोड़ा सा रोक दिया, हीट को अर्थ के अंदर ट्रैप कर दिया कि अर्थ फटाफट अपनी हीट लूज ना करे। तो एक अच्छी सी गुनगुनी सी कंडीशन हो गई यहाँ पे, एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अक्रॉस द अर्थ। इट्स अ गुड टेम्परेचर वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। बट in the industrial revolution era, post industrial revolution era, we started burning the fossil fuels. The carbon which was captured by the earth, we started releasing that carbon again. जितने डायनासोर के मर के फॉसिल नीचे आए थे उसका पेट्रोलियम बना, हमने वो गड़े मुर्दे उखाड़े, इसीलिए तो हम उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, उसको जलाना शुरू किया। तो जो कार्बन उन्होंने अपने अंदर कैच किया था एयर के थ्रू, ठीक है, जो प्लांट्स ने कार्बन कैच किया था एयर के थ्रू, भाई कोल क्या है? ट्रीज के फॉसिल, उन ट्रीज ने कार्बन कैच किया था फोटोसिंथेसिस से। अब हम उस कार्बन को जमीन से निकाल के वी आर बर्निंग इट अगेन एंड वी आर रिलीजिंग दैट CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ GHGs, द ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन ट्रिगर्ड, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, अब इससे जो नुकसान हुए वो बहुत सारे हुए। अगर मैं सिर्फ सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स पे अगर लेक्चर बनाऊं तो वो 3 से 4 घंटे का लेक्चर जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स में होता है। बट मैं कुछ क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से।
ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स, तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हम अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं। तो वी कैन हैव ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वी कैन हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वी कैन हैव पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सोशल इम्पैक्ट। तो इफ वी टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल और जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो हमको पता है कि साहब सी लेवल राइज है, देयर हैज बीन राइज इन सी लेवल विच कैन कॉज फ्लडिंग। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज, क्लाइमेट चेंज इज द इम्पैक्ट। तो इस वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज लिखते हैं। बच्चे अक्सर दोनों को सेम चीज अज्यूम कर लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग सेम चीज है। नहीं, सेम चीज नहीं है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को आपको डिफाइन करना हो तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा? राइज इन एवरेज टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज क्या होगा? व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। तो एवरेज कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी जब चेंज होती है तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और हम देखते हैं कि विद दैट क्लाइमेट चेंज, अगर वो बहुत तेजी के साथ चेंज हुआ तो स्पीशीज विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट टू दैट चेंज। जितनी भी स्पीशीज अर्थ पे हैं वो उस तरीके से उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो सी लेवल राइज होगा तो फ्लडिंग हो जाएगी, कोस्टल एरियाज विल गेट सबमर्ज्ड। ठीक है, देयर विल बी चेंज इन द माइग्रेटरी पैटर्न, migratory pattern of organisms, habitat loss। habitat loss कैसे होगा? कि habitat चेंज ही हो जाएगा। आप समझिए कि जो ट्रॉपिकल रीजन की स्पीशीज हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा दे विल बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब ट्रॉपिकल रीजन की स्पीशीज विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स टेम्परेट रीजन। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, मॉस्किटो इज अ वेरी ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म, लेकिन आज की डेट में लंदन में भी मॉस्किटो मिल रहा है। तो ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा डर तो मच्छरों से लगता था जब इंडिया आए थे। ये जितने ओडोमॉस और मॉस्किटो कॉइल और ये सारी चीजें ईजाद हुई हैं, इन्वेंट हुई हैं, ये इंडियंस ने थोड़ी करी हैं भाई। हमको तो मच्छरों के साथ रहने की हमेशा से आदत थी। ये तो जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने जो सबसे ज्यादा लॉस देखा, जो डेथ हुई, जो लाइफ का लॉस हुआ, वो मॉस्किटोज की वजह से हुआ। यूरोपियंस डिड नॉट डाई इन बैटल्स दैट मच। बैटल में तो इंडियंस को ही लड़ाते थे आपस में। अब सोचो उनका क्या नाइटमेयर जो है एकदम सामने आ गया है कि साहब लंदन में जो है आपके मच्छर मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एवरेज टेम्परेचर हैज इंक्रीज। सो नाउ स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन हैव मूव टू टेम्परेट रीजन। स्पीशीज ऑफ टेम्परेचर रीजन, टेम्परेट रीजन विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स पोलर रीजन। आर्कटिक रीजन में जाने की ट्राई करेंगे क्योंकि वहां पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। अब ये स्पीशीज अगर वहां जा रही हैं तो जो पोलर रीजन की स्पीशीज होंगी वो कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी। सारे पोलर बेयर मिलके जो है नॉर्थ पोल में आए, मीटिंग करेंगे, हाँ जी भाई साहब कहाँ को चलें, कहाँ को चलें भाई, कोई जगह ही नहीं बची है। वेयर विल यू गो? वेयर कैन दे मूव? All the penguins which are present in Antarctica, which require that type of condition, which require that type of temperature and ice to survive, or the seals or the polar bears which require ice to survive, they will not be able to survive. The walruses, they will not be able to survive. And because of that, there will be large scale extinctions. And you will be surprised to know that the sixth mass extinction is going on right now. Presently, sixth mass extinction is going on. Okay, चल रहा है। अब आप कहेंगे सर सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, इसका मतलब पहले भी 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल हो चुके हैं, और आपको पता है कि कैसे कैसे हुए हैं। एक बार बैक्टीरियाज का हुआ, ट्रीज का हुआ मास एक्सटिंक्शन, वही कोयला आप निकाल के आपको मिल रहा है। डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हुआ, क्रस्टेशियंस का मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो मास एक्सटिंक्शंस तो हो चुके हैं ऑलरेडी 5, लेकिन ये सिक्स्थ वाला जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 5 मास एक्सटिंक्शंस जो हुए वो एंथ्रोपोजेनिक रीजन से नहीं हुए, वो अपना उनका टाइम आया और वो एक्सटिंक्ट हुए। लेकिन ये जो 6 मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, इट इज प्योरली एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का हमारा ही हाथ है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का हाथ नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ बिट प्रॉब्लमेटिक 6 मास एक्सटिंक्शन।
तो यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन 6 मास एक्सटिंक्शन, ऑन हैबिटेट लॉस, ऑन द चेंज ऑफ माइग्रेटरी पैटर्न एंड सी लेवल राइज, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। तो देयर इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये आपके जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो भी हो सकते हैं, जो आपके माउंटेन एल्पाइन ग्लेशियर्स हैं वो भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर को हम कहते हैं ग्लेशियल काविंग, ग्लेशियल काविंग। ग्लेशियर टूट के जब पानी में आइसबर्ग की तरीके से बह के चला जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लेशियल काविंग। तो ग्लेशियल काविंग इसलिए मैंने आपको लिखवाया है जिससे कि आपको ये टर्म याद रहे। समटाइम्स यूपीएससी आस्क्स अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें कीवर्ड चेंज कर देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये कहाँ से आ गई। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और ग्लेशियल काविंग इज द सेम थिंग। UPSC can ask about the causes of glacial calving. UPSC can also ask about the impact of glacial calving. आपको पता है कि भाई this is the direct reason for sea level rise. सी लेवल बढ़ने का कारण ये है कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। ये पानी बह के जब समुद्र में जाएगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा, राइट। और सी लेवल बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि कोस्टल एरिया सबमर्ज कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, आपको पता होगा कि अभी अभी इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल चेंज करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 2021 और 2022 कैपिटल चेंज करना पड़ी। This is the first time when a country has to change its capital because of the rise in sea level. ठीक है, तो इट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल जो आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट में लिख सकते हैं कि कंट्रीज को अपनी कैपिटल चेंज करनी पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए, अब इन कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। हैबिटेट लॉस हुआ, हैबिटेट लॉस की वजह से हमने देखा कि नाउ सम स्पीशीज आर मूविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अगर कोई स्पीशी एक नए इकोसिस्टम में आती है which was not part of the same ecosystem, a new species, if it is introduced in a new ecosystem, तो उसको हम कहते हैं alien species. Alien species. UPSC has asked questions on alien species also. ये environment में भी आ सकता है और ये geography में भी आ सकता है। Alien species जो हैं जब एक इकोसिस्टम में आती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका कोई प्रेडेटर नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक स्पीशी नई इकोसिस्टम में आई, अब ना तो उसका कोई प्रेडेटर है, उसको मार के खाने वाला कोई नहीं है, और उसको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है नए इकोसिस्टम में, और समटाइम्स इट कैन थ्राइव एंड इट कैन रिमूव द लोकल स्पीशीज फ्रॉम दैट इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम के ऊपर जो दूसरी स्पीशीज डिपेंडेंट थी उनको एक तरीके से साफ कर देती है और वही डोमिनेट करने लगती है। तो अक्सर एलियन स्पीशीज टर्न इनटू इन्वेजिव स्पीशीज। ठीक है, दे कैन टर्न इनटू इन्वेजिव स्पीशीज। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, राइट। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है साहब? डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच लैंड इज रेंडर्ड अनफिट फॉर यूज। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लिख भी देते हैं और ये सेपरेट टॉपिक के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, प्रोसेस थ्रू विच लैंड इज रेंडर्ड अनफिट फॉर यूज। ओके, जनरली जब हम डेजर्टिफिकेशन का टर्म यूज करते हैं तो उसका कॉनोटेशन एग्रीकल्चर होता है कि भाई वहां पे हम कुछ एग्रीकल्चर कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे ग्रासेस उगेंगी कि नहीं, वहां पे फसल उगा सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो डेजर्टिफिकेशन अक्सर बच्चों के दिमाग में क्या चलता है कि डेजर्ट जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, उसकी बाउंड्री बढ़ती चली जा रही है, कोई ट्री नहीं है और वहां पे सैंड ड्यून्स बन जाएंगे। सिर्फ सैंड ड्यून्स से ही एसोसिएशन नहीं होता है डेजर्ट का। डेजर्ट वो जगह है जहां पे साहब प्लांटेशन नहीं हो सकता। अब अगर सॉइल में सैलिनाइजेशन हो जाए तो वो भी डेजर्टिफिकेशन कहलाया जाएगा। सॉइल में अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दें, वाटर लॉगिंग कर दें, वो पूरी सॉइल बर्बाद हो जाए, रीजन बर्बाद हो जाए, वो भी इवेंचुअली डेजर्टिफिकेशन कहलाया जाएगा। तो डेजर्टिफिकेशन इज अ ब्रॉड टर्म, डोंट मेक इट सो नैरो
कि हाँ सहारा का एक्सपेंशन हो रहा है तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, थार डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। हाँ वो भी एक टाइप का डेजर्टिफिकेशन है बिकॉज वी आर रिमूविंग द वेजिटेशन। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन के ऊपर एक आंसर तैयार कर लीजिएगा। इसका एक बहुत अच्छा मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल विच वी नीड टू एम्यूलेट। ये चाइना में हुआ है। चाइना में देयर इज अ रीजन कॉल्ड नॉर्थ मंगोलिया, एक स्टेट है उसकी नॉर्दर्न मंगोलिया, नॉर्दर्न मंगोलिया। अच्छा मंगोलिया कंट्री है, ये नॉर्दर्न मंगोलिया मंगोलिया में नहीं आता है, नॉर्दर्न मंगोलिया मंगोलिया के नीचे आता है जो चाइना में रीजन है। चाइना की स्टेट का नाम नॉर्थ मंगोलिया। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक मॉडल यूज किया है, कुबुकी मॉडल, कुबुकी मॉडल। दिस इज एन आइडियल मॉडल फॉर डेजर्टिफिकेशन। तो अगर कहीं पे भी डेजर्टिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, यू मस्ट राइट अबाउट द कुबुकी मॉडल ऑफ चाइना जो उन्होंने नॉर्दर्न मंगोलिया में लगाया है, हाउ टू प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पे इन्होंने कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट फैक्ट्रीज को भी बोला है प्लांटेशन करने के लिए, ट्रीज ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से जो डेजर्ट का एक्सपेंशन है, जो मंगोलियन डेजर्ट का एक्सपेंशन है, उसको रोका जा सके। ठीक है साहब, तो ये बात समझ में आ गई, डेजर्टिफिकेशन समझ में आ गया, पीछे से कनेक्ट कर दिया हमने ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में हमने फिर देखा कि और इम्पैक्ट, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, डिजास्टर्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ठीक है, तो डिजास्टर्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, टॉर्नेडो के ऊपर यूपीएससी ट्विस्टर टॉर्नेडो के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ ही चुका है। ठीक है, तो वो तो मेरे ख्याल में रिपीट नहीं करेगा, इवन दो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत फ्रीक्वेंटली अभी हुई रिसेंट टाइम्स में, यूपीएससी ने अभी तक उस पर सवाल नहीं पूछा है तो अब पूछ सकता है, विच इज वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर्स, ठीक है, फॉरेस्ट फायर और वाइल्ड फायर। बुश फायर हुई ऑस्ट्रेलिया में, फिर आपने देखा कैलिफोर्निया में भी हुई, इंडिया में भी बंडीपुर में, बंडीपुर जो नेशनल रिजर्व है आपका, उसमें भी वाइल्ड फायर आई थी। अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं कि वाइल्ड फायर के इवेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब वाइल्ड फायर वैसे तो टेक्निकली नेचुरल फिनोमिनन है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंसान पैदा हुए, इंसान आए उसके बाद से वाइल्ड फायर स्टार्ट हुई। वाइल्ड फायर पहले भी होती थी, जैसे लाइटनिंग अगर स्ट्राइक कर गई किसी पेड़ को जंगल में तो वो जलने लगता था, उसकी वजह से आग फैल जाती थी। तो वाइल्ड फायर्स आर नॉट टेक्निकली एंटायरली बैड, वाइल्ड फायर पूरी तरीके से खराब नहीं है। वाइल्ड फायर्स की जरूरत होती थी जंगल के सर्वाइवल में, कि पुराने वेजिटेशन को खत्म करें, नई सीड्स फिर से निकलें, फ्रेश वेजिटेशन बढ़े। ठीक है, तो पूरा जंगल जो है रिवाइव होता था। लेकिन अभी एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से वाइल्ड फायर्स की इंटेंसिटी, उनका एक्सटेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, विच इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उनकी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर जंगल बन ही नहीं पाएगा, मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा और वाइल्ड फायर हो जाएगी। तो वाइल्ड फायर कैसे होती थी कि बिकॉज वी हैव गॉट ड्राई सीजन, जनरली ड्राई सीजन में होती है, एक्सटेंडेड ड्राई सीजन आ गए अभी, वी हैव गॉट एक्सटेंडेड ड्राई सीजन्स। तो अब वाइल्ड फायर दो तरीके से लग सकती है कि ड्राई सीजन अगर एक्सटेंड हुआ तो कई बार हम देखते हैं कि ड्राई लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। अब अगर विंड चली तो विंड इज ऑल्सो वेरी ड्राई, और कई बार आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत ज्यादा ड्राई होती है, खासतौर पे अगर आप इंडिया में देखें तो अप्रैल मई वाले मंथ में, इफ यू आर मूविंग आउट then air, because of its dryness, it carries small particles, dust particles, and as you are moving in that air, the dust particles are striking your body। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स आपकी बॉडी को स्ट्राइक करके जाते हैं। अब जब आपका और डस्ट पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उस फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। एंड द मोमेंट यू टच एनी ऑब्जेक्ट, आप किसी भी मेटल को टच करेंगे, आप गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, आप दरवाजे के नॉब को हाथ लगाएंगे, आप साथ में बैठे हैं किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, चटाक से यू गेट दैट स्पार्क, करंट लगता है, वो स्टैटिक चार्जेस की वजह से लगता है। तो जंगल में कई बार क्या होता है कि ये जो लीव्स एंड ड्राई लीव्स ये हवा से उड़ने लगती हैं, और इनके ऊपर क्योंकि स्ट्राइक होती है पार्टिकल्स की तो ये चार्ज हो जाती हैं, और इस फ्रिक्शन की वजह से कई बार क्या होता है कि भाई लीफ से लीफ टकराती है, फ्रिक्शन होता है और स्पार्क क्रिएट हो जाता है, और वो स्पार्क क्योंकि लीफ ड्राई है
तो कई बार वो स्पार्क इतना तेज होता है कि उसमें आग लग जाती है, और बस उतना सा स्पार्क जरूरी होता है क्योंकि पूरे फ्लोर में यू हैव गॉट ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स बहुत तेजी के साथ जलती हैं, ट्रीज भी ड्राई हैं, लीव्स भी ड्राई है, घास भी ड्राई है, एकदम से जो है वाइल्ड फायर पकड़ लेती है और वो एकदम एक्सटेंड हो जाता है। तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्राई सीजन्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस। कई बार जंगल में ऐसा होता है, आप जा रहे हैं, इंडिया में तो कई बार ऐसे आग लगती है कि ट्राइबल्स हैं, मजदूर हैं, वो कई बार जंगल से गुजर रहे हैं, जो है स्मोक कर रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जलती हुई सिगरेट जो है घास के ऊपर डाल दी, उसने आग पकड़ ली। तो लापरवाही की वजह से भी जो है फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, और हमारी लापरवाही की सज़ा बेसिकली इम्पैक्ट जो है वो भुगतते हैं वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर में आपने देखा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कोआला पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन वाज बर्न्ड। कोआलास मतलब डेड बॉडीज, बेचारे कोआलास छोटे से होते हैं, पेड़ को पकड़ के रहते हैं, वो ऊपर से पेड़ से कहीं कूद भी नहीं सकते, पूरा पेड़ जल गया, उसी पर पकड़ के कोआला उस पेड़ को चिपका हुआ था और वो जल गया। ठीक है, तो इतना लॉस होता है स्पीशीज का जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वाइल्ड फायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार पूछा जा सकता है। उसके कॉजेस, पहली बात तो आपको ये लिखना होगा कि हाँ नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके बेनिफिट्स क्या है जो नेचुरल वाइल्ड फायर है, लेकिन हाउ इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम इन द रीसेंट टाइम्स, दैट ऑल्सो यू नीड टू टेल द एग्जामिनर। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे सवाल आ सकता है। डिफाइन मैंने कर दिया है, प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी हैं, वाइल्ड फायर की प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर अ वेरी गुड आंसर ऑन द वाइल्ड फायर। ठीक है, ठीक है, कॉज है इसका, जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है वो एक्सटेंडेड ड्राई सीजन है। ठीक है, ड्राई ट्रीज एंड लीव्स। ठीक है, उसके स्पार्क लग के ये सब प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है उसमें इंडिया में आते हैं डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म। ठीक है, और लाइटनिंग से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इंडियन क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी क्लाइमेट चेंज का एक पॉइंट है, लेकिन इसको याद रखिएगा जब इंडियन ज्योग्राफी की हम डिस्कशन करेंगे तो इंडियन क्लाइमेट में आई विल बी डिस्कसिंग दैट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बनते जा रहे हैं सुपर साइक्लोन्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर सुपर साइक्लोन्स। सुपर साइक्लोन्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों, अच्छा सुपर क्यों हो रहे हैं, साइक्लोन क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि साइक्लोन बनता कैसे है। तो इन ऑर्डर टू हैव अ साइक्लोन देयर आर सर्टेन आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस आप हमको चाहिए होती हैं। क्या कंडीशन है? पहली बात तो यू नीड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ, दिल्ली में तो 45 डिग्री चलता चला जाता है, 46 डिग्री, और इस अभी तो 50 डिग्रीज जो है वो क्रॉस कर चुका है दिल्ली में टेम्परेचर। भाई यहाँ पे जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 26 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द सी, टेम्परेचर ऑफ द ओशन। और ओशन के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, कोई बहुत आम चीज नहीं है, काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। ओपन ओशन में तो बहुत रेयरली जाता है, लेकिन अब हम देखने लगे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पे भी होने लगा है। ठीक है, तो टेम्परेचर शुड बी हाई। दूसरी चीज है प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्स शुड बी प्रेजेंट। आप पूछ सकते हैं सर कोरियोलिस फोर्स कहाँ नहीं होगी, तो भाई ये तो आप ही बताएंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे कोरियोलिस जीरो होती है, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द इंटेंसिटी ऑफ कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस। तो बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज वेरी वीक अराउंड द इक्वेटर, हम देखते हैं कि फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ वी डू नॉट फाइंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वी नीड टू हैव कोरियोलिस फोर्स। थर्ड, सी सरफेस। ठीक है, सी सरफेस इज रिक्वायर्ड। कोरियोलिस फोर्स क्या देती है? रोटेशनल मूवमेंट देती है इसको।
रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करती है। सी सरफेस क्या प्रोवाइड करता है? अनलिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक तरीके का हीट इंजन जैसा चलता है, ठीक है। तो द फ्यूल ऑफ दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मॉइस्चर। एज सून एज द मॉइस्चर सप्लाई इज कट, द ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉप्स। उसके आगे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं चल सकता। तो मॉइस्चर सप्लाई आपको कहां से मिलेगा? वाटर सरफेस से मिलेगा। वो आपको कहां पे मिलेगा? सी सरफेस पे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एग्जिस्ट ओनली ऑन द सी सरफेस। जब तक वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर सर्फ सी के ऊपर है तब तक साहब वो मूव करेगा, चलेगा, बड़ा होता जाएगा, और जैसे ही वो लैंड पे आता है, आई ऑफ साइक्लोन लैंड पे आती है, तो वो एकदम सप्लाई कट हो जाती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका रुक जाता है, ठीक है। तो सी सरफेस इज रिक्वायर्ड। और चौथी कंडीशन है काम एयर कंडीशन। काम एयर कंडीशन, ठीक है। काम एयर कंडीशन का मतलब यह है कि कुछ टाइम के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने से पहले कुछ टाइम के लिए सिर्फ अपड्राफ्ट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए। कई बार आपने सुना भी होगा ये कहावत हिंदी में कि तूफान से पहले की खामोशी, ठीक है, साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म होती ही इसलिए है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा है, सिर्फ अपड्राफ्ट है, विंड नहीं चलती, ठीक है भाइयों। तो काम एयर कंडीशन होनी चाहिए, सिर्फ अपड्राफ्ट की कंडीशन होनी चाहिए। इसीलिए हम लिखते हैं, कई बार आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रेसेस ITCZ, ठीक है। ये आपने लाइन देखी होगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रेसेस ITCZ। और कई बार बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आती है। बच्चे कहते हैं सर ITCZ तो इक्वेटर पे होती है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन तो इक्वेटर पे बन ही नहीं सकता। अरे भाई, इक्वेटर पे जब ITCZ होती है दैट्स एन आइडियल कंडीशन, जो हम ट्राई मेरिडियोनल विंड सिस्टम में पढ़ते हैं। जब आप एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि कॉमन है, स्टैटिक पोर्शन है, तो आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो इन केस ऑफ ट्राई मेरिडियोनल विंड सिस्टम, व्हाट वी रीड, द मॉडल दैट वी सी इज एन आइडियल मॉडल वेयर ITCZ इज प्रेजेंट एट द इक्वेटर। बट हम देखते हैं कि समर सीजन में एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स हीटेड अप, द ITCZ शिफ्ट्स अप। इसीलिए तो अपना इंडिया में मानसून आता है, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, ठीक है। तो एज द ITCZ मूव्स अप एंड डाउन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो हम देखते हैं कि जनरली ITCZ के ऊपर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ अपड्राफ्ट होता है। ITCZ इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं और सिर्फ अपड्राफ्ट होता है। तो जहां पे सिर्फ अपड्राफ्ट होता है वहां पे काम एयर कंडीशन हो जाती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। तो आई होप दैट द आइडियल कंडीशंस आर क्लियर, ठीक है। अब अगर आइडियल कंडीशंस क्लियर हैं तो भाई प्रोसेस क्या होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की? इफ ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, पहले हम थोड़ा सा टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू क्या हुआ? तो हमने देखा कि साहब एक रीजन में लो प्रेशर कंडीशन हो गई पानी के सरफेस के ऊपर, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू। तो इफ देयर इज लो प्रेशर कंडीशन, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो प्रेशर कंडीशन। लो प्रेशर मींस दैट एयर इज गोइंग टू राइज फ्रॉम द सरफेस, ओनली अपड्राफ्ट इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाट इज लो प्रेशर। सो इफ अपड्राफ्ट इज प्रेजेंट हियर, तो because of the rise of air, we will see that air will tend to converge from all the sides towards this low pressure center, ठीक है। low pressure is the region of convergence, सारी हवा कन्वर्ज होके यहीं आएगी। अब if this region is present in northern hemisphere, अगर ये northern hemisphere में present है, तो हम देखेंगे कि as the air is converging towards this center, air will be drifting towards its right because of Coriolis। अगर पिछले लेक्चर आपने देखा है तो आपको याद होगा कोरियोलिस का काम क्या था, कि इट टेंड्स टू डिफ्लेक्ट द एयर टुवर्ड्स इट्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने देखा कि भाई अब ये एयर जो है साइड से जो आ रही है वो आना चाहती है लो प्रेशर सेंटर में, बट एज इट मूव्स टुवर्ड्स दिस सेंटर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स राइट। ये अपने राइट में चली गई, ये अपने राइट में चली गई, अपने राइट में चली गई, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, एक स्पाइरलिंग मूवमेंट ऑफ एयर स्टार्ट हो गया कि एयर इज ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर में आती है, लेकिन कोरियोलिस की वजह से राइट में चली गई, तो ये सेंटर में गोल गोल घूम के आई और फिर ऐसे ऊपर की तरफ गई, शक्तिमान बन गई, ठीक है। इसीलिए शक्तिमान इज द मोस्ट साइंटिफिक सुपर हीरो,
ठीक है, सुपरमैन उड़ता है ऐसे, मेक्स नो सेंस। शक्तिमान क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो अपने चारों तरफ की हवा को एंटी क्लॉकवाइज बना देता है, और अब ड्राफ्ट आता है तो उड़ जाता है। ठीक है, बहुत दिमाग से बना है भाई साहब शक्तिमान। तो इसने रोटेट करना शुरू किया, तो इट क्रिएट्स अ स्पाइरलिंग मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरलिंग मूवमेंट टुवर्ड्स दिस सेंटर, एंड द एयर इज राइजिंग अप फ्रॉम दिस सेंटर। This is how the spiraling movement will start in a tropical cyclone in northern hemisphere. If this model was in southern hemisphere, तो ये जो एयर है ये अपने लेफ्ट में टर्न होती, तो लेफ्ट में अगर टर्न होती तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट बनता। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या साइक्लोन्स इन जनरल, दे आर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फेयर। ये थंब रूल है, ये याद रखिएगा। ठीक है साहब। अब ये तो हमने साइड प्रोफाइल देखी, अब हम देखते हैं फ्रंट प्रोफाइल। तो फ्रंट प्रोफाइल अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की देखें भाइयों, तो लेट्स से दिस इज द सी सरफेस, ये सी सरफेस है हमारा। सी सरफेस के ऊपर एक ऐसा टॉवरिंग सा क्लाउड जो है, दिस इज जनरेटेड विद एन आई इन द सेंटर। ठीक है, और यहां पे क्लाउड में जो है एयर इज स्पाइरलिंग। ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है। मॉइस्चर इज बीइंग सक्ड थ्रू दिस क्लाउड। ठीक है, एयर राइज कर रही है, मॉइस्चर वाली एयर। अब जैसे जैसे एयर राइज करेगी वो ठंडी होती जाएगी, एडियाबैटिक कूलिंग होगी उसमें, और फिर ये बड़ा सा क्लाउड बन जाएगा, एंड दिस क्लाउड इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, क्लाउड्स हमने नहीं पढ़े हैं इस क्लास में क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, तो आई डोंट थिंक कि वो क्लाउड्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन मेंस, इस वजह से आई हैव नॉट टॉट दैट। लेकिन ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर जायंट टॉवरिंग क्लाउड्स। ठीक है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इस पूरे स्ट्रक्चर की हाइट आपकी 10 से 12 किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट द डायमीटर ऑफ दिस एंटायर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इन ऑफ द सिस्टम, तो स्टैंडर्ड डायमीटर जो होता है वो करीब 300 किलोमीटर होता है। और अभी जो सुपर साइक्लोन्स आ रहे हैं उसमें हमने देखा है कि दे कैन क्रॉस 500 किलोमीटर डायमीटर ऑल्सो। उसका क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सी सरफेस। नाउ दिस स्पाइरलिंग मूवमेंट हैव स्टार्टेड एज द मॉइस्चर गोज अप। जैसे जैसे मॉइस्चर ऊपर जाएगा, ये साहब ये कंडेंसेशन लिमिट है, इसके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। जैसे जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, वाटर वेपर विल रिलीज इट्स लेटेंट हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। और जैसे ही वाटर वेपर अपनी लेटेंट हीट, जब वो कंडेंस होगा, जैसे ही वो अपनी लेटेंट हीट रिलीज करेगा, द लेटेंट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द एयर। और जब एयर उस लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उसको जब एनर्जी मिलेगी तो वो और इंटेंस हो जाएगी, और तेज मूव करने लगेगी। जब वो एयर और तेज मूव करने लगेगी तो ओशन के सरफेस के ऊपर और ज्यादा सक्शन क्रिएट होगा। जब और ज्यादा सक्शन क्रिएट होगा तो और मॉइस्चर जाएगा, तो फिर वो और लेटेंट हीट करेगा तो वो और तेज हो जाएगा। इस वजह से once a cyclone is created, as long as this cyclone stays on the sea surface, it keeps on intensifying itself। इसका साइज, इसकी इंटेंसिटी, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, साइक्लोन्स आर हैजार्डस, ठीक है, वो एनीवे दे आर डिजास्ट्रस, तो उनकी एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो 125 टू 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड स्पीड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। लेकिन जो सुपर साइक्लोन्स आ गए हैं उनमें हमने देखा है कि नाउ द साइक्लोन्स हैव बिकम सो इंटेंस दैट देयर विंड स्पीड कैन क्रॉस 300 किलोमीटर पर आवर ऑल्सो। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इज एक्सट्रीमली फास्ट। 150 किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो वेरी फास्ट। भाई साहब आदमी उड़ा के ले जा सकती है वो हवा। 300 किलोमीटर पर आवर तो कुछ नहीं छोड़ेगा यार। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज दिस सिस्टम इज लाइंग ऑन द सरफेस, एज लॉन्ग एज इट इज गेटिंग कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, इट विल बिकम मोर एंड मोर इंटेंस। उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं इट वर्क्स लाइक अ हीट इंजन। इसके बीच में एक खाली टनल बन जाती है जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन। अगर ये ऑप्शनल का लेक्चर होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता कि आई ऑफ साइक्लोन क्यों बनी। ये आई ऑफ साइक्लोन के साइड में जो वॉल है इसको हम आई वॉल कहते हैं। ठीक है, दिस इज आई वॉल। ठीक है, तो फिर मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता, लेकिन जीएस में आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि वो एक
एयर जो है डाउन ड्राफ्ट भी उसके बीच में आ जाता है, काउंटर डाउन ड्राफ्ट आ जाता है। तो वो सब नहीं सोचेंगे, हम यही याद रखेंगे कि एट द सेंटर ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन देयर इज लो प्रेशर। ठीक है, अब ये जो आई बन गई, तो आई के अंदर देयर इज काम एयर कंडीशन। ठीक है, वहां पे विंड मूवमेंट नहीं होगा, वहां पे सिर्फ अप ड्राफ्ट है, कोई विंड मूवमेंट नहीं होगा। तो इफ यू आर अ सेलर, ठीक है, कतई कैप्टन जैक स्पैरो हैं आप, ठीक है, तो कैप्टन जैक स्पैरो जैसे ही इस सिस्टम में एंटर करेंगे, वो देख लेंगे कि भाई सामने टॉवरिंग क्लाउड है, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई अब तो बैंड बजने वाली है। द मूवमेंट दे विल एंटर, यू विल नो दैट देयर इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इंटेंस रेनफॉल, लाइटनिंग एंड एवरीथिंग। जितना हम आई के नजदीक जाते जाएंगे, आई वॉल के नजदीक जाते जाएंगे, द विंड स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, हाईएस्ट इंटेंसिटी विंड स्पीड विल बी एट द आई वॉल, बट द मोमेंट वी एंटर इनसाइड द आई वॉल, एकदम से विंड स्पीड रुक जाएगी। ऊपर से सनलाइट अगर है तो सनलाइट पेनेट्रेट होकर नीचे भी आ सकती है, काम एयर कंडीशन, नो क्लाउड्स अबव योर हेड्स, बट यू नो कि खतरा टला नहीं है, सामने आई वॉल का दूसरा वाला पार्ट है। देन वंस अगेन यू एंटर इनटू एक्सट्रीम रेनफॉल एंड विंड स्पीड, और बाई चांस अगर आपका लक अच्छा हुआ और आप कैप्टन जैक स्पैरो हैं, एक्सपर्ट हैं, बच के बाहर निकल गए, तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल ब्रेक योर शिप। That's why most of the sailors they tend to avoid this region। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया तो वहां से अवॉइड करके कहीं साइड से लंबा रूट लेके निकल जाते हैं, लेकिन उसके बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ खिलवाड़ करने की कोई कोशिश नहीं करता है। नाउ दिस एंटायर सिस्टम क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर क्रिएटेड बिटवीन 5 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। 5 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में तो बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स 0 है। तो 5 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ के बीच में बनते हैं, तो दिस इज द रीजन ऑफ ट्रेड विंड्स, राइट, दिस इज द रीजन ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स आर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, दे मूव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर इस पूरे साइक्लोन को देखें तो साइक्लोन इज अ सब सिस्टम इन द रीजन ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है, क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ subsystem in the region of trade winds। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं साहब, इस पूरे सब सिस्टम को दे टेंड टू पुश फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो इफ दिस एंटायर सिस्टम इज बीइंग पुश्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज बाउंड टू हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो अब अगर इसका टॉप व्यू हम देखें तो साहब ये हो गया हमारा साइक्लोन स्पाइरलिंग, और ट्रेड विंड्स इस तरीके से आ रही हैं। तो बिकॉज इट इज अ सबसिस्टम इन द रीजन ऑफ ट्रेड विंड्स, द ट्रेड विंड्स विल पुश दिस साइक्लोन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये क्या कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न कोस्ट होगा, दिस साइक्लोन विल हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो जस्ट इमेजिन, लेट्स से दिस साइक्लोन इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो अगर ये वेस्टर्ली मूव कर रहा है तो लेट्स से दिस इज द कॉन्टिनेंट, ओके, दिस इज द कॉन्टिनेंट, और ये आपका सी है। सो एज इट विल मूव हाफ ऑफ इट्स पार्ट, आधा पार्ट जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, इट विल बी एबल टू एंटर इनसाइड द कॉन्टिनेंट एंड इट विल कॉज रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से कोस्टल एरियाज आर इंपैक्टेड, कोस्टल एरियाज आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो इट विल कीप ऑन पेनिट्रेटिंग इनसाइड, इट विल कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग द कोस्टल एरियाज, बट जैसे जैसे ये आगे जाएगा, अ पॉइंट विल कम व्हेन द आई ऑफ द साइक्लोन will reach over the land. The moment this eye will reach over the land, its supply of moisture will get cut. जैसे ही ये आई आगे बढ़ के कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाएगी, मॉइस्चर का सप्लाई कट हो जाएगा, और जैसे ही मॉइस्चर का सप्लाई कट होगा, ये पूरा के पूरा सिस्टम वहीं तुरंत रुक जाएगा। अब इसके आगे, इसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया इसका फ्यूल था मॉइस्चर। अब अगर लेटेंट हीट नहीं मिलेगी तो ये इतना तेज चल रहा था कि अपनी जो एनर्जी थी इसके अंदर वो फटाफट बर्न कर देगा, ये रुक जाएगा। ठीक है भाइयों, यहां तक आइडिया क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, वी वर टॉकिंग अबाउट सुपर साइक्लोन। तो सुपर साइक्लोन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि लेट्स से ये एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, लेट्स से नॉर्थ अमेरिका, ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गई इक्वेटर। अब यहां पे
जितना ज्यादा हम ओशन के अंदर जाएंगे, वी नो दैट एज वी मूव टूवर्ड्स द ओशन, द ओशियनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज एंड द टेम्परेचर विल गो डाउन। ओशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, दे आर क्रिएटेड क्वाइट क्लोज टू द कोस्ट लाइन बिकॉज द वाटर नियर द कोस्ट लाइन हैज गॉट हायर टेम्परेचर। तो साहब पहले जो साइक्लोन बन रहे थे वो कहीं कोस्ट लाइन के पास में यहां पे बन रहे थे। अब ये साइक्लोन बना, इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, इट विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड इट विल हिट द कोस्ट लाइन, इसका लैंडफॉल हो जाएगा। बट because of global warming we are able to observe that the temperature inside the ocean is increasing। और ओशन के बीच में जहां पहले कभी 27 डिग्रीज नहीं होता था या 30 डिग्रीज नहीं होता था, वहां पे जाके 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। तो इफ दिस साइक्लोन इज क्रिएटेड क्वाइट इनसाइड द ओशन, अगर ये और अंदर की तरफ ओशन के इंटीरियर में क्रिएट होगा, then this cyclone is bound to spend more time over the ocean। अब by the time it will reach the coastline, it would have traveled a lot of distance, और जितनी देर तक ये पानी पर डिस्टेंस ट्रेवल करता जाएगा उतना ही मॉइस्चर सप्लाई, उतना ही वेपर सप्लाई इसको मिलेगा। इट विल कीप ऑन बिकमिंग मासिव एंड मासिव। तो इसकी विंड स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। वी हैड अ साइक्लोन रिसेंटली जिसका डायमीटर 1000 किलोमीटर था। 1000 किलोमीटर तो भाई साहब टेम्परेट साइक्लोन का डायमीटर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ स्मॉलर बॉडी। 1000 किलोमीटर के डायमीटर का साइक्लोन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस टाइप के साइक्लोन को हम कहते हैं सुपर साइक्लोन। ठीक है, तो आई होप दैट द आइडिया इज क्लियर। आई होप दैट यू आर एबल टू कनेक्ट साइक्लोन विद द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो करंट इश्यूज में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। और आप देखिए हर साल यूपीएससी एक ना एक क्वेश्चन इन टॉपिक्स के साथ पूछ रहा है। ओके, तो आगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे कुछ ऐसे फिनोमिनन हैं जो काफी स्पेसिफिक हैं इंडिया से रिलेटेड, उनके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के साथ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यूपीएससी पूछ रहा है। सो आफ्टर दिस टॉपिक वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओशनोग्राफी। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ओशनोग्राफी में भी आई विल नॉट गेट इनटू द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट, लेकिन कुछ ऐसे बहुत कोर टॉपिक्स हैं, कोर इश्यूज हैं जिस पे यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो करंट इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग ओशंस, क्योंकि ओशंस आर एन अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, उनके बारे में बहुत ज़्यादा हमको पता नहीं है, इसीलिए हम ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि उनका लॉजिक हम दे सकते हैं, उनका रेशनल हम दे सकते हैं। बट वी आर स्टिल स्टक एट ओशनोग्राफी बिकॉज अभी हम वॉट और वेयर में ही अटके हैं ओशंस के। तो in the next part we will talk about certain current issues, main specific issues of oceanography. Till then, take care, have a nice day. I hope that you have understood the concept and I hope that you have liked the video. अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए and subscribe to Exam Ministry. Take care, have a nice day. Bye bye.